हमारा ना नया मॉड्यूल है और मॉड्यूल हमारा है गूगल एड्स। ये गूगल एड्स किस तरह की डिजिटल मार्केटिंग है, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि गूगल एड्स में हम किस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो मॉडल पढ़ा वो था एसईओ, ठीक है ना। एसईओ का मॉडल क्या था? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। कि हम क्या कर रहे थे कि गूगल के फैक्टर्स को अप्लाई कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर, बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग कोई सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जिसकी अच्छी तैयारी होती है उसका सर्टिफिकेट अच्छा होता है, तो जो पुअर होता है वो उससे नीचे आ जाता है। इसी तरह जो गूगल के ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे ऑर्गेनिक वे में, तो वो रैंक कर जाएंगे, और जो उससे कम होगा, जो दूसरे नंबर पर फॉलो कर रहे होंगे, वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। और इसी तरह नंबरिंग होती जाएगी। जैसे क्लास में नंबरिंग है कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जिसके नंबर सबसे अच्छे आएंगे वो पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और ऑनवर्ड 10th नंबर तक ये सारी नंबरिंग चलती है। तो ये तो था हमारे पास एसईओ। और एसईओ में क्या था? एसईओ में कुछ पार्ट पेड नहीं था। एसईओ का पेड पार्ट सिर्फ इतना था कि जो आपका ऑप्टिमाइज़र है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको चार्ज कर रहा है इस चीज़ के लिए कि वो गूगल के फैक्टर्स आपकी वेबसाइट पर अप्लाई करेगा। मतलब वो आपको कीवर्ड्स बनाकर देगा, वो आपको टाइटल ऑप्टिमाइज़ करके देगा, वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, वो देखेगा भाई इसने हेडिंग स्टाइल का प्रॉपर इस्तेमाल किया, इमेज ऑप्टिमाइज़ किए कि नहीं किए, हाइपर लिंक्स लगाए कि नहीं लगाए, टेक्निकल एसईओ की हुई है कि नहीं की हुई है, रोबोट्स लगा हुआ है कि नहीं। ये सारी वही चीज़ें ना जो मैंने पढ़ाई थी। सो ये काम उस बंदे का होगा जो आपका ऑप्टिमाइज़र होगा, और वो जब ये सारे फैक्टर्स अप्लाई करेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पेड पार्ट कौन सा है? इसमें पेड पार्ट सिर्फ एक है, और वो कौन सा पेड पार्ट है? वो पेड पार्ट वो है जिसमें आप ऑप्टिमाइज़र को पे कर रहे हो, बस। इसके लिए हमें गूगल को बिल्कुल कुछ पे नहीं करना था, ठीक है। ये तो थी एसईओ। ये समझ लोगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एसईओ का एक तारुफ भी पता लग गया, जो उन्होंने बाद में पढ़ना है कि एसईओ होती क्या है, ठीक है। आप लोग तो यही सब कुछ करते आए हैं। अब दूसरी जो चीज़ थी ना हमारे पास, दैट इज एसईएम। SEM stands for Search Engine Marketing. SEM है सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, जहां पर भी मार्केटिंग की टर्म आएगी ना ऑनलाइन, तो आपने समझना है कि इट इज अ पेड पार्ट। ये पे करने वाला कोई पार्ट है, इसमें हम पैसे देकर कुछ करेंगे। सो SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, और असल में हम SEM कहते हैं गूगल एड्स को। गूगल एड्स का जो टेक्निकल नाम है वो PPC एड्स भी है, यानी गूगल एड्स को हम PPC एड्स भी बोलते हैं। और गूगल एड्स को हम, PPC का मतलब क्या होता है? पेपर क्लिक, ठीक है। और गूगल एड्स को हम गूगल PPC भी कहते हैं, मतलब इसका नाम गूगल PPC भी है। सो अब हम आपसे चाहे गूगल एड्स की बात करें, चाहे PPC की बात करें, और चाहे गूगल PPC की बात करें, तो इसका मतलब है कि हम एक ही बात कर रहे हैं, हम गूगल एड्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या टर्म लिखी, आप सब देख रहे थे ना, मैं टाइप किया था, कुछ लिखा था। क्या लिखा था? गूगल एडवर्ड्स। मैंने एक टर्म लिखी है गूगल एडवर्ड्स, लेकिन जब एंटर किया तो खुला क्या? गूगल एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गूगल एडवर्ड्स के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही है। मतलब गूगल एड जो है ये हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन है किस चीज़ का? गूगल एडवर्ड्स का। मतलब शुरू में जब गूगल ने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की थी तो उनका जो एप्लीकेशन था एडवर्टीजमेंट का, उसका नाम था गूगल एडवर्ड्स। और बाद में उन्होंने इस नाम, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि जब इन्होंने प्रोफाइल्स बनानी शुरू की थी तो नाम था गूगल माई बिजनेस, और बाद में उन्होंने इसका नाम रख लिया जो आजकल चल रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सेम इसी तरह जब गूगल एड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो इसका नाम था वो था गूगल एडवर्ड्स, और अब इसका नाम 2000 से ऑनवर्ड जो इसका नाम है वो गूगल एड है। सो मैंने अभी गूगल एडवर्ड किया है तो भी गूगल एड ही हमारे सामने खुलकर आ गया। सो एक हमें ये भी हिस्ट्री का भी पता लग गया
ये भाई जो गूगल ऐड है, ये बेसिकली अगर मैं इसकी हिस्ट्री को देखूंगा तो पहला इसका नाम क्या होता था, गूगल एडवर्ड था। और इसकी जो फर्स्ट रिलीज आई थी वो अक्टूबर 2000 में इसकी फर्स्ट रिलीज आई थी। गूगल एड्स की फर्स्ट रिलीज इस साल में आई थी। चलें जी, ये तो एक इंट्रोडक्शन की बात थी, मैंने कहा आपको ये भी पता होना चाहिए कि गूगल एडवर्ड्स क्या चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपसे चाहे ट्यूटोरियल लेवल पर या सर्विसेज लेवल पर आपको कहता है कि जनाब गूगल एडवर्ड सीख लो या गूगल एडवर्ड की सर्विसेज, तो इसका मतलब होगा कि वो लेटेस्ट मॉडल से वाकिफ़ नहीं है कि लेटेस्ट मॉडल क्या है और अपडेट्स क्या है। ठीक है, इसलिए गूगल एडवर्ड के नाम की अब कोई चीज़ नहीं है एग्जिस्ट करती। गूगल माई बिजनेस के नाम की भी अब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। गूगल माई बिजनेस अक्टूबर 22 में रिप्लेस हो चुका हुआ है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ, और गूगल एडवर्ड रिप्लेस हो चुका हुआ है 2000 में गूगल एड्स के साथ। गूगल एडवर्ड जो काम करता था वही वाला काम गूगल एड्स भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला जो कंपैरिजन हमने करना है ना, इसे शुरू करने से पहले सबसे पहला कंपैरिजन करना है हमने एसईओ वर्सेस एसईएम। हमने एक कंपैरिजन अंडरस्टैंड करना है कि भाई एसईओ, अभी महीना भर में आपको एसईओ सिखाता रहा और अब हम एक और दूसरे मॉडल पर आ गए। सो हमने देखना है कि इन दोनों मॉडल में से बेहतर मॉडल कौन सा है और वो बेहतर मॉडल क्यों है। तो जब एक मॉडल बेहतर है तो फिर हम दूसरा मॉडल क्यों यूज़ कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, अब कहने को हम ये कहते हैं कि भाई एसईओ करो और वेबसाइट को रैंक करवा लो, यही बात करते हैं ना। तो हमने बड़ी एफर्ट की, 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, साल के बाद हमारी वेबसाइट रैंक कर गई पहले नंबर पर या पहली 3 पोजीशंस पर या पहले सफ़े पर या पहले 5 नंबर पे आना शुरू होगी। हम तो बहुत खुश हुए कि हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगले ही दिन हमने एक ऐड देख, गूगल को जब हमने सर्च किया कीवर्ड लिख के, तो हमारा जो नंबरिंग थी वो गड़बड़ हो गई। लिखूं मैं कुछ, मैंने लिखा गूगल एड सैंपल, इसका कोई इमेज दिखाता हूं आपको। चलिए इसको खोलें। जी, ये मैंने एक इमेज दी है। इस इमेज में आप देख रहे हो सबसे ऊपर जो ब्लॉक बना हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने सर्च किया, कोई कीवर्ड लिख के उसने सर्च किया, तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर एक वेबसाइट आ रही है जिसके ऊपर ऐड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ये कौन सी है, ये ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गई है, ऐड आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीपीसी ऐड है, ये पीपीसी गूगल है, ये गूगल ऐड है। यानी हमें ये भी लग रहा है कि भाई एक बंदे ने इतनी एफर्ट करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया, लेकिन जब किसी ने गूगल को पे किया एडवर्टीजमेंट के लिए, ये भी हो सकता है कि इसने अपनी वेबसाइट भी इसी वीक में लॉन्च की हो, मतलब कोई इतना पुराना भी ना हो, लेकिन क्योंकि ये गूगल को पे कर रहा है तो इसलिए इसका ऐड नज़र आना शुरू हो गया। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई फिर जब यही सब कुछ होना था तो फिर एसईओ की इंपॉर्टेंस कहाँ गई। हाँ, फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें एसईओ करने का कि जब ऊपर गूगल एड्स ही आने हैं, तो फिर हम एसईओ क्यों करवाएं, हम भी गूगल एड्स ही लगा लेते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एसईओ वर्सेस एसईएम। अगर हम एसईओ की लाइफ टाइम देखें और एसईएम का लाइफ टाइम देखें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसईओ का लाइफ टाइम कितना है और एसईएम का लाइफ टाइम कितना है। एसईओ का लाइफ टाइम तो आएगा भाई वेबसाइट की एसईओ कर दी, अब पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना और पूरा साल, और इसी तरह जब तक गूगल के एल्गोरिदम्स चेंज नहीं होते मैं रैंक कर गया हूँ। अभी मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, गूगल के एल्गोरिदम्स। तो गूगल के एल्गोरिदम्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स। किसी भी वेबसाइट को ऊपर रखने के लिए जो गूगल अपने स्टैंडर्ड्स बताता है उनको हम बोलते हैं गूगल एल्गोरिदम्स। तो अब मैं तब तक ऊपर रहूँगा जब तक मेरे एल्गोरिदम्स गूगल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल गूगल ने बिल्कुल ही सारे का सारा एल्गोरिदम ही चेंज कर दिया, ये एल्गोरिदम सारे का सारा चेंज होने में अच्छे खासे साल लगने हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आज वेबसाइट बनाई तो महीने के बाद गूगल का ऐसा एल्गोरिदम आ गया जो कि पिछले हफ्ते की वेबसाइट्स को कंसिडर नहीं कर रहा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है
कि गूगल एल्गोरिदम आया नया, जो हमें पता लगा कि भाई जो वेबसाइट्स 90s में बनी थी अब वो पुराने मॉडल की वेबसाइट्स हो गई हैं, अब उनको नए मॉडल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक्त तक हम ऊपर रहेंगे जब तक हम गूगल एल्गोरिदम पर हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि गूगल एल्गोरिदम्स पार्टली चेंज हो रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको एक गूगल एल्गोरिदम बताता हूँ। एक गूगल एल्गोरिदम क्या होता था कि भाई 5 कीवर्ड्स हैं, 6 कीवर्ड्स हैं, रैंक करा लो, नज़र आना शुरू हो गए। अभी रिसेंट डेज में उसने कहा कि भाई आपने अगर ये समझा कि 5 कीवर्ड्स ही मैंने रैंक करवाने हैं, तो अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। कहता है अब मैं उन कीवर्ड्स को वेट ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब क्लाइंट्स की इंटेंट को भी वेट देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्लाइंट चाहता क्या है बेसिकली? ज़रूरी नहीं है कि वो जो कुछ ढूंढना चाह रहा है वो एग्जैक्टली वही वाले कीवर्ड लिखेगा या उनके करीब तरीन कीवर्ड लिखेगा। मैं ये देखूंगा कि क्लाइंट जो बाय करना चाह रहा है, यानी जो लिख रहा है, क्या उसकी इंटेंट आपके कीवर्ड में भी मौजूद है कि नहीं है। अगर उसकी इंटेंट आपके कीवर्ड में मौजूद है तो मैं दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट है, उसका मैं गूगल ऐड चलाता हूँ, ठीक है। सो मैं जब उसका गूगल ऐड चलाता हूँ तो मैंने उसका एक कीवर्ड रखा हुआ है, सोफ़ा क्लीनिंग, ठीक है। अब एक बंदा है, उसने कीवर्ड क्या लिखा? उसने कीवर्ड लिखा सोफ़ा सफाई, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है सोफ़ा क्लीनिंग और उसने उर्दू में लिख दिया सोफ़ा सफाई, कि भाई सोफ़ों की सफाई करवानी है मैंने। तो अब क्या हो रहा है, गूगल को फील हो रहा है कि इसमें इंटेंट वही है, इधर भी वही इंटेंट है जो उसमें इंटेंट है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर और फिर मैं लिखूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, इधर भी ये पता लग रहा है कि भाई वो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला बंदा टर्म लिख रहा है, इसकी इंटेंट भी क्या है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। अब आपको बात समझ में आई? पहले वो क्या कहता होता था कि मैं मोस्टली फोकस करूंगा आपके कीवर्ड्स के ऊपर, एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर, लेकिन अब वो ये कहता है कि मैं आपके कीवर्ड में से क्लाइंट्स की इंटेंट को भी चेक करूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसका एक लेटेस्ट एल्गोरिदम आया। इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा चेंज बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई पहले विंडो 7 थी तो अब विंडो 10 आ गई, या जैसे हम कहें भी पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता था 97 होता था, उसके बाद अपग्रेड हुआ, एक मेन्यू होता था जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल मेन्यू होता था। याद है किसी को जो पुराने वर्ड यूज़ करते थे, फाइल, एडिट, व्यू। उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस चेंज हुआ और पूरे का पूरा उन्होंने मेन्यू सिस्टम ही चेंज कर दिया, टैब बटन आ गए उसके ऊपर सारे बने हुए। पहले जो ऑफिस होता था जब हम उसे डाउनलोड करते थे ना, इंस्टॉल करते थे, तो वो कुछ MBs में होता था। तो पहली दफ़ा जब ऑफिस आया था तो वो DVD पे लॉन्च हुआ था 4.7 GB की DVD के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी चेंज आई। तो ऐसी बड़ी चेंजेस काफ़ी अरसे बाद आती हैं। जब का टैब सिस्टम आया उसके बाद कोई मेजर चेंज नहीं आई है, बहुत बड़ी चेंज कोई नहीं आई। अब वही वाली चेंजेस उसमें चलने लगी हुई हैं। सेम इसी तरह वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए गूगल के एल्गोरिदम्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई SEO हमने करवा तो ली है, लेकिन अब हमारा कंपटीटर ऐड लगाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब अभी तो मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है इसमें सिर्फ एक ऐड चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे 7 कंपटीटर हैं और सातों ने ऐड लगवा लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी वेबसाइट तो 8वें नंबर पर चली गई, ठीक है। इसका मतलब मैं तो बहुत ही नीचे शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मुझे SEO का फ़ायदा नहीं है। चले हम ये सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये समझते हों, मतलब ये वो समझते हैं कि भाई ये जो ऐड है ना ये कुछ और चीज़ है, मतलब ये अच्छी वेबसाइट्स नहीं है, ये ऐड हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वो एड्स को। तो वो कहता है भाई मैंने ऐड को नहीं देखना, मैंने उसको देखना है जो ऐड नहीं है, तो वो तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट तो नीचे चली गई, तो फिर हम ये कहते हैं भाई क्यों SEO कराएं, हम भी ऐड लगा लेते हैं। अब अगर हम SEO की इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम देखें, अब हमें ये पता लग गया SEO की लाइफ टाइम कितनी है। SEO की लाइफ टाइम तो 100% है, कि मतलब आपकी वेबसाइट हर वक्त ही रैंक करती हुई नज़र आ रही है अगर रैंक हो गई है। गूगल ऐड की लाइफ टाइम क्या है, अब ये समझते हैं कि गूगल ऐड की लाइफ टाइम क्या है। गूगल ऐड की लाइफ टाइम है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या कैश। मतलब गूगल ऐड तो हम क्या ही कह रहे थे, गूगल ऐड हम ये कह रहे थे कि भाई एडवर्टाइजर ने गूगल को पैसे दिए कि भाई मुझे दिखाओ टॉप के ऊपर,
गूगल ने कहा इट्स ओके, आप बताओ आप कितना डेली इन्वेस्ट करोगे, डेली इन्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो एडवर्टाइजर ने कहा जी मैं फॉर एग्जांपल 1000 डेली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इट्स ओके, गूगल ने कहा ठीक है जी आप इन्वेस्ट कर दें, तो मैं आपके 1000 रुपीज़ ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ टॉप के ऊपर। अब ये आपके 1000 रुपीज़ क्लिक्स के हिसाब से कंज्यूम होंगे। क्या कह रहे हैं हम, पीपीसी कह रहे हैं ना, पे पर क्लिक, यानी आपको एक क्लिक होगा तो उसकी कुछ कॉस्ट आएगी, फिर दूसरा क्लिक होगा फिर कुछ कॉस्ट आएगी, और फिर नंबर ऑफ क्लिक्स जब होंगे तो हो सकता है कि 10 क्लिक्स के ऊपर आपका बजट खत्म हो जाए, पैसे खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन भी खत्म वहाँ से जो ऊपर नज़र हमें आ रही थी। फिर तो वो ऐड गया, फिर तो नहीं वो नज़र आएगा। फिर जब वो बंदा कहेगा कि भाई ये क्या हुआ, मेरा तो ऐड नज़र आना ही बंद हो गया, फिर ये वाला बंदा ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा वापस, यहाँ दूसरा एडवर्टाइजर नज़र आना शुरू हो जाएगा जो अभी भी चला रहा होगा। फिर ये कहेगा चलो जी मैं 2000 रख लेता हूँ। इस तरह मतलब क्या हुआ, भाई पैसे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में उस बेचारे का पसीना छूट गया, हाँ 10,000 रुपये दिन में लगा लिए। उसने जब प्लान किया कि भाई ये 30 दिनों में मैं कितने लगाऊंगा और साल भर में मैं कितने लगाऊंगा, तो उसको फील हुआ कि इतनी ज़्यादा तो मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, कोई ना कोई लिमिटेड हद तक ही रहेगा ना। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि भाई गूगल ऐड को कंपेयर नहीं कर सकते हम एसईओ के साथ। लेकिन एक ये बात भी हकीकत के तौर पर हमें पता लग रही है कि जो बंदा जब गूगल ऐड चला रहा है उस वक्त मैं विजिबल नहीं हूँ, ये भी हमें पता लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम भी गूगल ऐड चलाएंगे। अगर वो गूगल ऐड चला रहा है तो हम भी गूगल ऐड चलाएंगे। उस वक्त चलाएंगे जब हमारा कंपटीटर गूगल ऐड चलाएगा। जब जब हमारा कंपटीटर गूगल ऐड चलाएगा हम देखेंगे भाई आज कीवर्ड के ऊपर हम नज़र नहीं आ रहे हैं, वो आ रहा है। या क्या होती है बात, हर बिजनेस का कोई सीजन होता है, तो गूगल एड्स जो होते हैं वो सीजनल चल रहे होते हैं। जैसे हम ये कहीं भी इन दिनों में कॉलेज में बहुत एडमिशन्स होते हैं तो हमें पता लगा भाई स्टूडेंट्स के लिए जो सीज़न टाइम है वो ये है, ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज़ों के भी सीज़न होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई सीज़न होगा। गारमेंट्स के भी सीज़न होते हैं, तो वो गारमेंट्स को उसी तरह की एडवर्टीजमेंट वो शुरू कर देंगे जब उनका सीज़न ज़्यादा होगा। जैसे मैं कहूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो एंट्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी एक सीज़न होता है कि भाई इन दिनों में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने हैं और इन दिनों में लोगों ने एमडी कैट करना है, इन दिनों में लोगों ने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करनी है। जब वो सीज़न ख़त्म होगा तो फिर वो नॉर्मल रह जाएगा काम, उस वक्त एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो हम भी जाकर सीज़न में एडवर्टीजमेंट कर लेंगे, और जब सीज़न नहीं होगा तो एसईओ हमारी काम करेगी। और मैं बजट उतना रखूँगा जितना बजट मुझे लगेगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब इस सारी बात का मतलब क्या है, इस सारी बात का ये मतलब है कि हम एसईओ भी करेंगे और हम गूगल एड्स भी चलाएंगे, यानी हम एसईओ भी करेंगे और एसईएम भी करेंगे। अब डिपेंड्स, मेरे पास एक एडवर्टाइज़र है वो 5000 के साथ एडवर्टाइज करता है डेली, एक एडवर्टाइज़र है जो 300 रुपये पे एडवर्टाइज कर रहा है डेली, एक एडवर्टाइज़र है जो 500 पे कर रहा है, एक एडवर्टाइज़र है जो 1000 पे कर रहा है। सो हर किसी का अपना अपना बजट है। अब ये चार्ज कैसे होता है, अगला क्वेश्चन ये है कि चार्ज कैसे होता है। सबसे पहले हमें ना इंप्रेशंस को समझना है कि व्हाट इज टर्म इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का क्या मतलब है। जब हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, कुछ कंटेंट को देख रहे हैं, तो हम इंप्रेशन से क्या मुराद लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय इंप्रेशन। चले हम यूँ कहते हैं, हम रोड पे गुजर रहे हैं और रोड के ऊपर बिल बोर्ड लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड स्क्रीन लगी होती हैं। मैं गाड़ी पे गुजरता हुआ यूँ जा रहा हूँ तो अचानक मेरी नज़र लेफ्ट साइड पे उस पर पड़ गई, मुझे बिल बोर्ड नज़र आ गया एक दफ़ा। मैं उस रोड के ऊपर ना एक दिन में कोई 20 दफ़ा ट्रैवल करता हूँ उसी रोड पे जिस पे बिल बोर्ड लगा हुआ है। सो 10 टाइम जो था ना मैं बड़ा बिजी था, तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मेरी नज़र ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने 20 टाइम्स वहाँ पे ट्रैवल किया उसमें से 10 टाइम्स मुझे उस बिल बोर्ड के इंप्रेशंस मिले। ऐसे ही है ना, यानी कोई भी चीज़ जब हमारे सामने नज़र आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, पहले नंबर पर ऐड आ गया, पहले नंबर पर वेबसाइट आ गई, कुछ भी आ गया। मैंने यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो देखी, पहले नंबर पर एक वीडियो आई, दूसरे नंबर पर एक वीडियो आई। इसका मतलब है वो जो मुझे नज़र आ रहे हैं वीडियोस या वेबसाइट्स, वो उनके क्या हैं, इंप्रेशंस हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक और चीज़ का भी पता लगा कि भाई अगर मैं गूगल इस्तेमाल करूँगा तो कोई इंप्रेशन ओवरलुक नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर मैं फेसबुक यूज़ करूँ, क्या कोई इंप्रेशन ओवरलुक हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं गाड़ी चला रहा था तो इंप्रेशन ओवरलुक हुआ कि मैं सामने देख रहा था तो वो जो लेफ्ट साइड पर बोर्ड था मेरी उस पर नज़र नहीं पड़ी है। लेकिन जब मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ तो जो कुछ भी नज़र आना है उसी स्क्रीन पे गुजर कर मैंने नीचे जाना है, ट्रैवल करते हुए नीचे जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट का जो इंप्रेशन है वो तो ज़रूर नज़र आएगा आपको। अब गूगल जो है वो हमें चार्ज करता है
सर्च इंजन एड्स के लिए, सर्च इंजन एड्स का क्या मतलब, जो गूगल पर ऐड नज़र आते हैं, यानी आप गूगल खोलोगे, कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी नीचे, तो उसको मैं सर्च इंजन बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर जो आपके एड्स नज़र आते हैं, गूगल उन्हें चार्ज करता है क्लिक के हिसाब से। यानी अगर आपको एक क्लिक होगा तो हो सकता है वो क्लिक आपको 40 रुपये का पड़ जाए, 50 रुपये का पड़ जाए, 60 रुपये का पड़ जाए, मगर वो चार्ज कैसे कर रहा है आपको, पर क्लिक चार्ज करने लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रेशन पर वो चार्ज नहीं कर रहा। अब आप न्यू स्टूडेंट्स को पता लगा, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है इंप्रेशंस क्या है, क्योंकि जब हम एसईओ पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है। न्यू स्टूडेंट्स को पता लगा इंप्रेशन से क्या मुराद है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने ऐड चलाया और ऐड के इंप्रेशंस नज़र आए 10, 20, 15, तो गूगल ने मुझे चार्ज नहीं करना। गूगल मुझे कब चार्ज करेगा, जब कोई एक इंप्रेशन आएगा और उसके ऊपर यूज़र क्लिक कर देगा। जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो गूगल चार्ज करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड चलाया 1000 डेली बजट के साथ, और शाम को जब मुझे पता लगा कि उसके ऊपर 500 इंप्रेशंस आए हैं, लेकिन उसके ऊपर क्लिक एक भी नहीं हुआ, इसका क्या मतलब, गूगल हमें चार्ज करेगा? नो, गूगल हमें बिल्कुल कुछ चार्ज नहीं करेगा। गूगल हमें सिर्फ उस वक्त चार्ज करेगा जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा। अब वो इंटेंशन उस बंदे की क्या है, गूगल को इससे कुछ लेना देना नहीं है। शरारत में कोई बंदा क्लिक करने लगा हुआ है तो भी चार्ज हो जाएगा, रिक्वायरमेंट में कोई बंदा क्लिक करने लगा हुआ है तो भी चार्ज कर देगा। लेकिन गूगल ऐड पे चार्ज कब होगा, क्लिक पर होगा। समझ आ गई? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब हमने कहा भाई ऐड का जो हमारा बजट था ना, वो था 1000, 1000 रुपया हमने बजट लगाया। आज क्या हुआ, आज हमारे पैसे कंज्यूम हुए 200, यानी क्लिक्स जितने हुए उसके नतीजे में मेरे कितने पैसे लग गए, 200 लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आज का बजट कंज्यूम नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। बच कितने गए मेरे पास, 800 बच गए आज के बजट में। हालांकि मैंने डेली बजट, मैंने 30 दिनों के लिए ऐड चलाया था और मैंने उसके अंदर अपना डेली बजट क्या रखा हुआ था, मैंने उसमें अपना डेली बजट, मैंने 30 डेज के लिए ऐड चलाया और डेली बजट मैंने 1000 रखा। लेकिन आज जब पहले दिन मेरा ऐड चला तो फर्स्ट डे में मेरा ऐड ने कंज्यूम क्या किया, जस्ट 200, तो बाकी बच गए मेरे पास 800। चले, ऐड का टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा था भाई सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ऐड चलाओ, टाइम खत्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा सुबह ऐड चलना शुरू होगा। अब अगले दिन हमारा बजट क्या होगा, नेक्स्ट डे में हमारा बजट क्या होगा, 1800। वेरी गुड। मतलब नेक्स्ट डे में हमारा जो बजट होगा उसके अंदर प्रीवियस डे के 800 भी ऐड हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, गूगल कहेगा भाई आपने तो 1000 ही इन्वेस्ट करना था ना, तो अब मैं 800 इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे रिजल्ट्स दूँ। आपका बजट बढ़ जाएगा, आपके बजट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका बजट आज की तारीख में टोटल 2000 था, तो मैं आपके आज की तारीख तक 2000 रुपये इस्तेमाल कर। तो ऐसे नहीं करेगा कि आपका बजट वो गया तो वो ख़त्म हो गया। इवन मैंने क्या किया, अपना ऐड पास कर दिया 3 दिनों के लिए, लेकिन ऐड तो मेरा चल रहा था, ऐड मेरा रनिंग पे था ना। जिस दिन मैंने ऐड आकर ओपन किया उस दिन क्या किया गूगल ने, मेरा बजट बढ़ा लिया। और जब मैंने रात को देखा तो मुझे पता लगा भाई आज तो मेरे 4500 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। हो सकता है मैं नहीं भी करना चाहता था, मैं कहा ये भी पॉसिबल है कि मैं ऐसा ना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने ऐड इसीलिए रोका था कि मैं छुट्टियों पर चला गया था, मेरे पैसे कम लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ को मुझे मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई अब मेरा ऐड, मुझे पता है कि भाई मैं 4 दिन के बाद 5वें दिन आकर ऐड चला रहा हूँ तो इसने मेरा बजट बढ़ा देना है। तो अब यहाँ तो मुझे इंट्रैक्शन में रहना पड़ेगा, रिजल्ट्स चेक करने पड़ेंगे कि भाई अब 12 बज गए तो देखूँ ज़रा, अभी नहीं 12 बजे भाई, ठीक है 6 बजे होंगे, 12 नहीं बजे। तो ये देखना है हमने कि क्या कितना बजट यूज़ हो गया भाई, 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ। फिर मैंने 3 बजे दोबारा चेक किया कितना हुआ। अब मुझे फील हुआ कि भाई इससे ऊपर नहीं मुझे लेकर जाना, तो मैंने क्या किया, दोबारा से अपने ऐड को पॉज कर दिया। समझ आ गई बात? ये तो ऐड बच रही है। मैं अब आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पहले पता होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट शुरू करने से पहले। उसके बाद ऐड चलाने के लिए, ऐड चला रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, गूगल को पैसे देने हैं। मतलब ऐड चलाने का तो यही मतलब है ना, गूगल को पे करना है हमने। सो गूगल को पे कैसे करना है भाई, ये भी तो तरीका समझना पड़ेगा ना हमें। तो गूगल तक पैसे जाएंगे कैसे? गूगल को पैसे देने के लिए हमें
अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। अब पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं? यहाँ तो अपना क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये सारे पेमेंट मेथड्स हैं। ये सारे पेमेंट मेथड्स हम ऐड करेंगे। जैज़ कैश नहीं हो सकता, कोई भी लोकल मेथड यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा मेथड है जिसको मैं कंसीडर करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को वो मेथड ज़रूर बताता हूँ, और वो है वर्चुअल कार्ड्स। ठीक है, आप एक राउंड ले आए भाई से जी। वर्चुअल कार्ड, अब वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं ऐड चलाने लगूँ, बड़ा जज्बाती हुआ, मैंने कहा भाई आज ही चलाना सीखा मैंने, नया नया ऐड चलाते हैं। मैंने अपना वीज़ा कार्ड लगा दिया और मेरे वीज़ा कार्ड के अंदर 100,000 रुपीज़ थे और मैंने ऐड चलाना था 1,000 रुपये का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रिस्क पर ले गया हूँ ना अपने वीज़ा कार्ड को, हो सकता है मिसयूज़ हो जाए। वैसे एक चीज़ ज़हन में रखें, आप जब भी ऐड चलाएंगे, आप जब भी ऐड चलाओगे जिस अकाउंट से, सबसे पहले गूगल आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अगर उस अकाउंट में कहीं से भी वल्नरेबिलिटी होल्स होंगे ना, किसी तरह के भी, तो वो आपके उस जीमेल के साथ ऐड नहीं चलाएगा। वो कहेगा भाई नया अकाउंट बनाओ, इसके साथ नहीं चलाऊंगा। अदरवाइज सबसे पहले वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई कराएगा आपके अकाउंट के ऊपर। जब अप्लाई हो जाएगी फिर एडवर्टीजमेंट शुरू होगी। लेकिन उसके बावजूद हमें भाई 3,000 के लिए पूरा वीज़ा कार्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए ना, या अपना कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। सो बैंक्स हमें क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? सारे बैंक्स नहीं देते, कुछ बैंक्स देते हैं। आपने जिसका भी यूज़ करना हो पहले उनसे पूछें। बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि भाई आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आप उसके लिए अपना वीज़ा कार्ड भी यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हो, सो हम आपको एक और कार्ड देते हैं और वो है वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड का क्या मतलब है? सबको पता है कि वर्चुअल कार्ड एटीएम में तो लगेगा नहीं, मतलब वो वर्चुअल है, फिजिकल कार्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैंक वाले एज ए कार्ड इशू नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके मोबाइल बैंकिंग के साथ कार्ड जनरेट होगा। और जब वो कार्ड जनरेट होगा तो वो कार्ड की टाइप वैसी ही होगी जैसी एक फिजिकल कार्ड की टाइप होती है। मिसाल के तौर पर कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, तो जिसका कार्ड होगा उसके नाम से कार्ड बना देगा वो। कार्ड के ऊपर और क्या होता है? नंबर, उसका भी एक नंबर होगा, एक एक्सपायरी टाइम होगा। अब आमतौर पर मेरा ख्याल है 1 साल होती है एक्सपायरी, लेकिन जो आपके वर्चुअल कार्ड्स होते हैं उनकी एक्सपायरी 6 मंथ्स होती है, यानी 6 महीनों के बाद आपके वर्चुअल कार्ड ने एक्सपायर हो जाना है। अब जो वर्चुअल कार्ड्स की टाइप है ये 2 हैं, एक होती है लोडेबल, वंस लोडेबल, और एक होती है रीलोडेबल। वंस लोडेबल का क्या मतलब है कि भाई मैंने क्या किया, वर्चुअल कार्ड क्रिएट किया, उसमें से मैंने 3,000 रुपये की ऐड चलाने थे, मैंने अपने अकाउंट में से पैसे उसमें 3,000 डाल दिए, तो क्या हुआ, मेरे अकाउंट में से पैसे निकले और मेरे वर्चुअल कार्ड में चले गए 3,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अपना फिजिकल कार्ड सेव है, वो तो मैंने गूगल पे, जीमेल पे ऐड ही नहीं किया। अब जब वो मेरे 3,000 कंज्यूम हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, रीलोडेबल कार्ड बनाया था तो दोबारा से उसमें पैसे ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं रीलोड करके बार बार उसमें पैसे ऐड करता रहूँगा ताकि मिस यूज़ होने के चांसेस मेरे कार्ड के ख़त्म हो जाएं। नहीं होगा मिज़ान का, मेरा ख्याल है कि फैसल बैंक का है, मुझे पता है फैसल बैंक का है, और किसी बैंक का भी ज़रूर होगा, लेकिन मिज़ान का नहीं है, ये मुझे पता है। मिज़ान वालों का वर्चुअल कार्ड नहीं है, वो कहते हैं जो काम भी आपने करना है ना मास्टर कार्ड से करें या वीज़ा कार्ड से करें। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं यूज़ करता हूँ फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड, और मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ। हालांकि मेरे दूसरे बैंक्स में भी अकाउंट होंगे, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है, और मैंने फैसल बैंक का अकाउंट बनवाया ही सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए, अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। अभी मैंने कार्ड बनाया, 6 महीनों बाद एक्सपायर हो जाएगा, मैं दोबारा एक और क्रिएट कर लूँगा। इसके चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं, बिटवीन 250 to 300 वंस फॉर 6 मंथ्स। यानी अगर मैंने 6,000 रुपये उसमें डाले तो उसने मुझे 250 रुपया या 300 रुपया चार्ज करना है इसका। और इसके अलावा गूगल के ऊपर इसके कोई चार्जेस भी नहीं आएंगे वर्चुअल कार्ड के, या फेसबुक के ऊपर अदर चार्जेस नहीं होंगे। अगर मैंने 3,000 रुपये ऐड किए तो एग्जैक्टली 3,000 रुपये मैं एडवर्टीजमेंट के लिए ही यूज़ करूँगा, कोई सर्विस चार्जेस नहीं कटेंगे इसमें मेरे। ठीक है, वो तो अगर आप किसी का बाहर के लिए काम कर रहे हो फिर तो ऐसा हो सकता है ना, मैं काम ही लोकल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लोकल काम कर रहा हूँ। और डॉलर का कॉन्सेप्ट तो ये है ना, मिसाल के तौर पर मेरा फेसबुक अकाउंट है, क्या हो गया, नहीं करो यार, बस मैंने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए कर लिया करें, ज़्यादा देर के लिए करते हैं तो फिर बुरी बात है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और अगर आपको लगता है कि वायरस आ जाता है 3 बंदों के इकट्ठे बैठने से, तो ज़रा सेपरेट हो जाया करो।
नहीं, तीनों का रोल है, तीनों का रोल है। आप थोड़े से इस चेयर पर हो, उसे भी ना शामिल कर लेना शरीफ आदमी को साथ, हैं? इस तरफ हो जाओ। एहतशाम इधर ही ठीक हो कि उधर साइड पर होना है? वायरस असल में इन दोनों में है, थोड़ा थोड़ा उन्होंने इस पे शिफ्ट किया है रिसेंट डेज में। जी क्या बात हो रही थी? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाया ही डॉलर के साथ हुआ है, तो इसका मतलब है डॉलर ही कटेंगे ना बीच में। बुराइयां करने का बड़ा मजा आता है ना, मजा आता है मतलब। नहीं, मेरा ख्याल है वो कोई मेन स्विच उनका होगा, इसको हिलना चाहिए ना, मूवमेंट होनी चाहिए इसके परों को पीछे से। नहीं नहीं, आ जाएगा, फोन किए बगैर ही चल पड़ेगा। अगर तो लाइट आई है ना फिर आ जाएगा, अगर नहीं चल रहा इसका मतलब है लाइट नहीं आई होगी, दोबारा जनरेटर ही चला होगा। ये पिछली क्लास में चल रहा था ना, लाइट गई है तो बंद हुआ है, उसी वक्त बंद हुआ है। मेरे में भी लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई, इट्स ओके यार, हमारी क्लास खत्म होने लगी है, ठीक है जी। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसका कोई ताल्लुक नहीं, जैसा मर्जी अकाउंट हो आपका, फ्रंट अकाउंट हो या दूसरा हो, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ वर्चुअल कार्ड बनाना है। हाँ, डेबिट कार्ड किसी का भी चल जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूँ कि वर्चुअल कार्ड सिक्योर है। नहीं, ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक काटने वाली कहानी है ना, ये भी समझ लें, जब तक हम ऐड नहीं चलाएंगे उस वक्त तक नहीं कटेगा। हाँ हाँ, फिर तो कटेगा। नहीं देंगे ना, मैं जब ऐड बनाना सिखाऊंगा, हम लोगों ने एड्स को उस तरह ही चलाना है जैसा हम चाहते होंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 दिनों के लिए ऐड चले, तो मैं उसे 5 दिनों के लिए चलाऊंगा, 5वें दिन के बाद वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर मैं खुद उसे ओपन करके आ जाऊँगा और मैं उसको बंद भी ना करूँ तो इसमें वो कार्ड का तो कोई कसूर नहीं ना। हाँ, खुद ही मैं ऐसे कह देता हूँ भाई मेरा ऐड 5 दिनों के बाद बंद हो जाए, मुझे नहीं कुछ मैनुअल बंद करने की जरूरत, ऑटोमेटिकली 5 दिनों को बंद होगा। मैं उसे ये कह दूँ कि मेरा ऐड सुबह 9 बजे चले और शाम को 5 बजे बंद हो जाए, तो 5:01 पर वो ऐड नहीं चल रहा होगा आपका, लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे दोबारा चलेगा। टाइमिंग जो कर दी हमने, ठीक है। चलें, अब हमें वर्चुअल कार्ड का कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। नहीं, आपके गूगल ऐड में रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ में चलेगा। अगर आपके गूगल ऐड अकाउंट का आपने यूनिट करेंसी डॉलर्स किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में उसे चला सकते हैं, और अगर आप यूके में चला रहे हैं और अगर आप यूके से चलाना चाहते हैं ऐड, तो इसका मतलब है मेरे पास गूगल अकाउंट भी यूके का ही होगा। तो जो यूके का गूगल अकाउंट होगा ना, और एक और चीज़ भी याद रखिएगा, गूगल एड्स चलाते हुए ये भी बहुत मैटर करता है कौन सा ऐड कहाँ से चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यूके का ऐड चलाना है और मैं पाकिस्तान से ऐड चला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के पास मेरा आईपी एड्रेस आया है, मेरी लोकेशन आई है, जबकि ऐड तो मेरा चल रहा है यूके से। मतलब मेरे ऐड सारा यूके का डिज़ाइन किया हुआ है, सारी चीज़ें मैंने यूके की बताई हुई हैं। ये ऐड इतना अच्छा नहीं चलेगा। अगर मुझे यूके के लिए ऐड चलाना है तो मुझे यूके के क्रेडेंशियल्स के साथ ऐड चलाना है। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि मैं भाई उनका जिसकी कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसका सिस्टम एक्सेस करूँगा और उसी का ऐड अकाउंट यूज़ करते हुए उधर से मैं ऐड डिज़ाइन करूँगा सारा, और उधर ही मैं ऐड पब्लिश करूँगा। देखिए, मैंने अगर पाकिस्तान में बैठ कर, जी बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने ऐड चला दिया कनाडा में, ठीक है। अब जब वो मैं कनाडा में ऐड चलाने लगा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के पास जो रिकॉर्ड आ रहा है मेरे ऐड का, वो पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी डिलीवरी जो हो रही है वो कनाडा में हो रही है। मैंने ये कहा कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में ऐड चलाना चाहते हैं, तो अगर आप
उसका आईपी एक्सेस करके ऐड चलाओगे तो आपको थ्रो उसकी ज़्यादा अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू लोकल ऐड चलाओगे, इसलिए कि आपके मुकाबले में और लोग भी चला रहे हैं ना कनाडा में ऐड, तो वो जो कनाडा में बैठकर ऐड चला रहे हैं उनके ऐड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वालिटी स्कोर का एक फैक्टर तो उनका पूरा हो रहा है कि उनका ऐड उनकी टेरिटरी से रन होने लगा हुआ है, जबकि आपका ऐड बिल्कुल, मैं अगर जैसे आपको आप बाहर बैठे हुए हो और मैं आपका सिस्टम एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कनाडा वाले कंप्यूटर पे सब कुछ, इवन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फेसबुक अकाउंट बनाना है और मुझे फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान का नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक अकाउंट या मुझे टिकटॉक अकाउंट कनाडा से बनाना है, तो मैं उनकी स्क्रीन को एक्सेस करूँगा और उधर से अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, या मैं को मुझे फाइवर का अकाउंट बनाना है कनाडा से, सो मैं कनाडा के आईपी से जब बैठ के बनाऊंगा तो उधर मैं कनाडा का अकाउंट शो करूंगा तो वो शो भी हो जाएगा, बट नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट वीपीएन, मैं वीपीएन की बात नहीं कर रहा। एनीडेस्क का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बस मैंने आपको बताया था ना कि एनीडेस्क एक छोटा सा एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल करो, जैसे उसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे ना तो आपके सामने एक नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर, जिस दूसरे ने वो एक्सेस करनी होगी आपकी मशीन, आप उसको वो नंबर दें, वो नंबर पेश करके कनेक्ट करेगा तो आपकी मशीन उसके एक्सेस में आ जाएगी। समझिए क्या कहा मैंने कि नहीं समझ आया? हाँ बिल्कुल यही करेंगे, मेरा ख्याल है मैंने एनीडेस्क किया होगा इंस्टॉल, अगर मैंने रिमूव ना किया हो तो मैंने एक दो स्टूडेंट का डाटा कोई एक्सेस किया था, नो नहीं है, नहीं एनीडेस्क यहाँ पर, इधर आए जरा एनीडेस्क को देखें, ये मैंने एनीडेस्क लिखा ऑनलाइन, ये आ गया, जस्ट एनीडेस्क पे क्लिक करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये एनीडेस्क डाउनलोड होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, सिंगल क्लिक पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप जो दो लोग आपस में म्यूचुअली एक दूसरे की मशीन्स को एक्सेस करना चाहते हो, दोनों के बाद ये एप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन आपने जिसकी मशीन एक्सेस करनी है वो आपको अपना आईपी नंबर बताएगा जो एनीडेस्क जनरेट करेगा, तो आपने वो वाला नंबर अपनी मशीन पे एंटर करना है, मैं करके बता देता हूँ आपको। ऐसे अक्सर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आता है वो मुझसे बताते हैं, मैंने ये तरीका बताया हुआ कि अगर किसी ने ऑन स्क्रीन मुझसे कोई प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व करवाना हो तो एनीडेस्क इंस्टॉल कर ले, घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, उसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप एनीडेस्क इंस्टॉल करें, मुझे आईडी दें, मैं आपकी मशीन पर आऊँगा, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। पहले तो इसने डाउनलोड होना है ना, जी हो गया, ये डाउनलोड पे आओ, ये एनीडेस्क का आ गया डाउनलोड, इस पर क्लिक करें, अभी इंस्टॉल होना है इसने और खुल जाना सीधा ही, चलो आ गया। अब आप ये देखिए नंबर आ गया हमारे पास एक। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मशीन को एक्सेस कर लूँ, या ये किसी बाहर के बैठे हुए बंदे का ये नंबर है, वो आपको व्हाट्सएप पे ये नंबर भेजेगा और आप क्या करोगे, यहीं पर ये नंबर लिख दोगे, क्या नंबर है 1286 देखिए क्या हुआ, मैं तो अपनी कोई एक्सेस कर रहा हूँ ना मशीन को, तो उसने कहा हाँ भी कोई बंदा आपको ये एक्सेस करना चाहता है, एक्सेप्ट, देखिए क्या हुआ, मेरी मशीन पे खिचड़ी सी पक गई है, मेरी मशीन पर ही मेरी मशीन एक्सेस हो गई है, ओके। असल में ये किस पे होना है, ये आप लोगों ने दूसरों की मशीन्स पे एक्सेस करना है। अब कोई बंदा कनाडा में बैठा होगा, वो आपसे कह रहा होगा भाई मुझे गूगल ऐड चला दो, तो आप इस तरह गूगल ऐड उसकी मशीन को एक्सेस करके गूगल ऐड बनाओगे, ठीक है। चलो ये तो था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन। चलिए मैंने बंद कर दिया, सेशन क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, गूगल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है, ऐसे ही है।
और हमें एड्स जो चलाने हैं, एड्स में मतलब कोई भी चीज़ सर्च करने में जो सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? कीवर्ड्स का। तो एक दफ़ा फिर कीवर्ड्स, हाँ एक दफ़ा फिर से हमने कीवर्ड्स को समझना है, लेकिन इस दफ़ा हमने कीवर्ड्स को जो समझना है वो हमने समझना है फॉर गूगल एड्स। गूगल एड्स में थोड़ी सी साइंस डिफरेंट है कीवर्ड्स की। वो क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम गूगल एड्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमें गूगल एड अकाउंट की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि गूगल एड अकाउंट ही नहीं है हमारे पास। अगर आप गूगल एड अकाउंट, आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई पेमेंट मेथड ऐड किए बगैर तो नहीं बनने वाला ना। तो आप सबके पास गूगल एड अकाउंट का एक्सेस है ना? मेरा मैंने दिया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को दिया, और दिया तो मैंने सबको हुआ है, जिसने नहीं एक्सेप्ट किया होगा उसके पास नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में सबके पास है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इन्हें भी मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ, तो इन लोगों को भी हम एक्सेस दे देंगे, आप लोगों को भी हम एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।